नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब माइक्रो टीचिंग के सीरीज में पढ़ रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण को, और सूक्ष्म शिक्षण के विषय में इसके पहले 3 वीडियोस बन चुकी हैं। आज सूक्ष्म शिक्षण के सीरीज में यह हमारी चौथी शैक्षिक वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं एवं सोपानों को पद या चरण भी कहा जाता है, इसलिए हमने ऊपर मेंशन कर दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं एवं सोपान आवलिक पद आवलिक चरण। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था, जब सूक्ष्म शिक्षण का इतिहास बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि बहुत सारे विद्वानों ने सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में काम किया। तो इसी क्रम में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लिफ्ट एवं अन्य, यानी कि क्लिफ्ट और इनके सहयोगियों ने सन 1976 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण के अवस्थाओं की बात की और इन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई। क्लिफ्ट और इनके सहयोगियों ने सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं बताई, जिसमें नंबर 1 पर इन्होंने बताया ज्ञानार्जन अवस्था। ज्ञानार्जन अवस्था। दूसरा बताया इन्होंने कौशल अर्जन अवस्था, और तीसरा बताया कौशल उपयोग अवस्था। इनके द्वारा बताए गए इन तीनों अवस्थाओं पर विद्वानों ने विचार किया और लास्ट में तय किया कि हम अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार, अपने देश की दशाओं के अनुसार जो भी माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे, उनकी जो कार्य पद्धति होगी उसमें हम निम्नलिखित 10 सोपानों का अनुसरण करेंगे। यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं बताई गई, इसका एक जो समन्वित रूप था उसको विद्वानों ने, यानी कि भारतीय विद्वानों ने अपने देश के परिस्थितियों के अनुसार 10 पदों में बांट दिया। अब आइए हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के इन 10 पदों को क्रमशः जानते और समझते चलते हैं। नंबर 1 पे बताया गया प्रस्तावना पद। अब ये जो प्रस्तावना पद होता है, प्रस्तावना पद को समझने से पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमसे गलती हो गई, बताए नहीं हम आप लोगों को कि जो ये माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया होती है 2 लोगों के मध्य संपन्न होती है, या 2 लोग प्रमुख रूप से इसमें काम करते हैं। एक तो होते हैं प्रशिक्षण अध्यापक, दूसरे होते हैं छात्र अध्यापक। प्रशिक्षण अध्यापक जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित महाविद्यालय या संस्थाएं हैं, वहां के जो प्राध्यापक होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रशिक्षण अध्यापक या प्राध्यापक। और दूसरे जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनटीटी करने वाले या पढ़ने वाले छात्र होते हैं, उनको हम ट्रेनिंग के दौरान छात्र अध्यापक कहते हैं। तो शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं वो इन्हीं दोनों लोगों के मध्य संपन्न होती है। अब देखिए नंबर 1 पहला पद हमारा है प्रस्तावना पद। जब हम प्रस्तावना पद की बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से हम सबको ज्ञात होना चाहिए कि जो पहला पद है, इसमें हम सूक्ष्म शिक्षण के कॉन्सेप्ट को, सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ को, सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग को, उसके महत्व को और सूक्ष्म शिक्षण को संपन्न करने वाले जितने भी साधन होते हैं उन सब का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि जो प्रशिक्षण अध्यापक होता है वह छात्र अध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण की विधिवत जानकारी, यानी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारियां देता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पद की, यानी कि दूसरे पद की। इसमें शिक्षण कौशलों की चर्चा, यानी कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जिस भी शिक्षण कौशल का अभ्यास करना या करवाना होता है
उसकी चर्चा करते हैं। यानी कि कौशल के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से घटक हैं उनका और कौशलों के उपयोग एवं महत्व की जानकारी दी जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पद की। तीसरा पद है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में जो भी प्रशिक्षण अध्यापक होते हैं वो अपने विषय वस्तु पर आधारित किसी एक पाठ को लेकर उसको अच्छे से प्रस्तुत करते हैं छात्र अध्यापकों के बीच, ताकि जो छात्र अध्यापक हैं वो आसानी से उस पाठ की प्रस्तुतिकरण को देखें, अनुकरण करें और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। फिर अगला नंबर हमारा 4 यानी कि जो हमारा चौथा पद या सोपान है, इसमें है पर्यवेक्षण एवं समालोचना। यानी कि जो आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण होता है उसका पर्यवेक्षण और समालोचना करना होता है। इस पर्यवेक्षण और समालोचना के लिए छात्र अध्यापकों को पहले से बता दिया जाता है कि आप पाठ को जैसे देख रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, इसी संदर्भ में आपको समालोचना करना है, आपको फीडबैक देना है। और इस कार्य के लिए उनको पहले से पर्यवेक्षण अनुसूची या प्रपत्र दे दिए जाते हैं और उस प्रपत्र का उपयोग करना बता दिया जाता है, ताकि उनको समालोचना करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये जो चौथा सोपान होता है, चौथा पद, यह बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि इसमें जो छात्र अध्यापक होते हैं वो आसानी से निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, समालोचना करना जान जाते हैं, फीडबैक देते हैं, और जो आदर्श पाठ प्रस्तुत करने वाले पर्यवेक्षक होते हैं इनको आसानी से फीडबैक मिल जाता है कि इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहाँ सुधार की जरूरत है। तो ये जो 4 सोपान होते हैं, यहां तक मेन काम होता है प्रशिक्षण अध्यापक का। अब प्रशिक्षण अध्यापक के बाद अगले जो पद हैं यानी कि नंबर 5, यहां से काम शुरू होता है प्यूपिल टीचर का। नंबर 5 पे है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना। अब इस पद के अंतर्गत आशा की जाती है कि जो भी हमारे छात्र अध्यापक हैं वो अपने विषय के अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु पर एक पाठ योजना तैयार करके लाएं। ऐसी पाठ योजना जिस पाठ योजना के अंतर्गत वो किसी भी एक कौशल को सीखना चाहते हैं उसका निर्माण करके लाएं, उस पाठ योजना को अच्छे से बना कर लाएं। फिर अगले पद में जब हम 6 नंबर पे बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है शिक्षण स्तर। छात्राध्यापक जो पाठ योजना बनाकर लाते हैं वह कक्षागत परिस्थितियों में आके शिक्षण का कार्य करते हैं। यह शिक्षण का कार्य 5 से 10 मिनट या जो वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है अर्थात 6 मिनट अपने बनाए गए पाठ योजना को पढ़ाते हैं। फिर अगला जो हमारा 7वां सोपान या पद है यह है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। अब जो प्यूपिल टीचर अपनी पाठ योजना पढ़ाते हैं उसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए उनकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, यानी कि समालोचनात्मक ढंग से जो अच्छा किया है उसका भी उल्लेख करना है, जहां पर उसने त्रुटि की है उसका भी उल्लेख करना है और उसको एक फीडबैक या प्रतिपुष्टि दे देनी है। फिर अगला नंबर जो 8 का हमारा पद है यानी कि 8वां सोपान, इसमें लिखा है पुनः पाठ योजना। अब भाई फीडबैक मिलने के बाद उसको स्पष्ट हो जाता है कि हमने कहाँ त्रुटि की है, हमें कहाँ सुधार की जरूरत है, हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। इसलिए जो पाठ योजना बनाता है, पढ़ाता है, उसमें कोई त्रुटि है या कोई गलती है तो उसके लिए वह दोबारा से पाठ योजना बनाकर लाए, दोबारा से पाठ योजना बनाए। उसके बाद 9वें पद में या सोपान में लिखा है हमने पुनः अध्यापन। अब पुनः अध्यापन यानी कि जिस पाठ योजना में उसने संशोधन किया है, सुधार किया है, उसको पुनः पढ़ाए। और नंबर 10वां सोपान जो हमारा है इसमें लिखा है पुनः प्रतिपुष्टि। तो जो भी प्रशिक्षण अध्यापक होते हैं या
क्लासमेट होते हैं। प्रशिक्षु साथी पुनः प्रतिपुष्टि देते हैं और इस प्रकार से जो एक सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था है या पद है या सोपान है ऑटोमेटिक आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जितने भी प्रशिक्षु शिक्षक हैं वो चाहे जिस भी कोर्स के हों, बीएड के हों, डीएलएड के हों, एनटीटी के हों, बीपीएड के हों या एमएड के हों, उन सब के लिए शिक्षण के सोपान या शिक्षण के पद या शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण के चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप सब इस पूरे रेखा चित्र को और इसमें उल्लेख किए गए सभी पदों को अच्छे से देख लें, समझ लें, जान लें और आगामी आप अपनी परीक्षाओं में इसका उपयोग कर सकें। कई बार बीएड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण के सोपान को स्पष्ट कीजिए, सूक्ष्म शिक्षण के पदों को स्पष्ट कीजिए, तो वहां आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, आसानी से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दें और अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करें।